गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, गुड मॉर्निंग सुनीत, जय कुमार, उपेंद्र, गुड मॉर्निंग। क्या सब लोग कनेक्ट हो चुके हैं? आ रही होगी यार स्क्रीन, क्योंकि मेरे पास आ रही है जय। ओके, आइए नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। उसी जो कल हम लोगों ने बातें छोड़ी थी उससे आगे बातों को बढ़ाते हैं। क्या सब लोग कनेक्ट हो चुके हैं? जल्दी बोले भाई, क्या सब लोग कनेक्ट हो चुके हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पिंकी, संजीव। देखिएगा भाई, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑर्गेनोमेटेलिक्स की रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट की थी और उस रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोगों ने रेट की चर्चाएं स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, देखो क्या क्या बातें की थी। जो जो भी अपने पास में ऑर्गेनोमेटेलिक्स की रिएक्शन मैकेनिज्म होती है उसमें 4 टाइप की रिएक्शंस होती थी। पहली रिएक्शन हम लोगों ने स्टार्ट की थी ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। उसको हम लोगों ने कंपेयर किया था ऑर्गेनिक की कार्बीन की रिएक्शन से। जैसे कार्बीन इंसर्शन करती है वैसे ही अपने पास में ऑर्गेनोमेटेलिक का कोई भी मेटल किसी भी सी ए बी बॉन्ड के अंदर क्या कर रहा होगा, इंसर्ट कर रहा होगा। जिस बॉन्ड के अंदर वो इंसर्ट कर रहा होगा उसके लिए अपने पास में कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। पहली कंडीशन बोली थी कि मेटल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से कहने का मतलब था कि मेटल का क्या होना चाहिए, मेटल के पास में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए। अगर मेटल के पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होंगी तो उन केसेस में उसके एडिशंस क्या होंगे, फास्ट होंगे। दूसरी बात क्या बोली थी हम लोगों ने, सेकंड बात ये बोली थी हम लोगों ने कि जब मेटल सेकंड कंडीशन ये बोली थी कि मेटल के पास में कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड होना चाहिए, उसके पास में वैकेंट साइट होनी चाहिए ताकि उसके ऊपर आके कोई ए बी टाइप का लिगेंड उसके ऊपर रह सके, मतलब इतनी सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या बोला था, जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट स्टेबल होना चाहिए। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी वो कैसी होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। उसके बाद में जब आगे बढ़े थे तो अगला केस देखा था कि रेट के ऊपर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे। तो पहला स्टेरिक हिंड्रेंस, जितनी ज्यादा होगी रेट उतनी क्या होंगी, कम होंगी। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की थी। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपैरिजन कर लिए थे। अगर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी हो तो जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसकी रेट हाईएस्ट होंगी। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर सेम आ जाए तो जिसके पास में डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसकी रेट ज्यादा होंगी। उसके बाद में हम लोगों ने बोला था कि पाई एक्सेप्टर लिगेंड अगर रहे होंगे तो उन जितना अच्छा पाई एक्सेप्टर लिगेंड होगा उतनी रेट क्या होंगी, कम होंगी।
अगर चिलेटिंग लिगेंड्स रहे होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में अगर चिलेटिंग लिगेंड्स रहे होंगे तो उन कंडीशंस में जो रेट होंगी वो डिसोसिएशन के ऊपर बेस्ड होंगी। पहले लिगेंड डिसोसिएट होगा और अगर लिगेंड अगर चिलेटिंग होगा तो उसका डिसोसिएशन स्लो होंगे, और स्लो होंगी तो रेट क्या हो जाएंगी, फिर स्लो पड़ जाएंगी। ठीक है, ये केस देख लिया था। उसके बाद में हम लोगों ने एक बात और बोली थी, नोट किया था कि D0 और D5 कॉन्फ़िगरेशन में कभी भी ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन नहीं होती हैं। उसके बाद में हम लोगों ने बोला था, अगली हम लोगों ने ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन को AB के बेसिस पे कैटेगराइज किया था। AB के बेसिस पे 2 टाइप की होंगी, कंसर्टेड हो सकती है या फिर SN2 हो सकती है। अगर वो कंसर्टेड होगी तो उस केस में जो एडिशन होंगे आने वाले AB के वो हमेशा सिस होंगे। कैसे होंगे, सिस होंगे। अगर वो SN2 रिएक्शन होगी तो एडिशन कैसे होंगे, ट्रांस होंगे। इसके अलावा अगर एडिशन सिस होंगे तो वो एक कंसर्टेड मैकेनिज्म से जाती थी, उसके अंदर कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो अगर आपने सोलवेंट अगर पोलर प्रोटेक्ट सोलवेंट लिया होगा तो इसकी ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जिससे रेट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, मतलब रेट ज्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब इफेक्ट नहीं करेगी रेट को ये वाला। लेकिन जब आप SN2 रिएक्शन की बात करते हैं तो उसके केस में क्या होगा कि आपके पास में जो ट्रांजिशन स्टेट जनरेट होंगी वो जनरली आयनिक होंगी, और अगर वो आयनिक होंगी तो फिर अगर पोलर सॉल्वेंट होगा तो उस ट्रांजिशन स्टेट को क्या करेगा, ज्यादा अच्छे से स्टेबलाइज करेगा, और ज्यादा अच्छे से स्टेबलाइज करेगा तो उन कंडीशन में स्टेबिलिटीज आएंगी, और अगर स्टेबिलिटीज आएंगी तो रेट बढ़ जाएंगी। इसलिए SN2 के केस में रिएक्शन फास्ट हो जाती है जब हम लोग पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट टाइप के सॉल्वेंट्स लेके चलेंगे। उसके बाद में जब हम लोग आगे बढ़े थे तो हम लोगों ने कुछ हलाइड्स के बारे में लिखा था कि हलाइड्स जो होती हैं अपने पास में वो SN2 के लिए अगर जा रहा है तो जनरली प्राइमरी होनी चाहिए, प्राइमरी के बाद में सेकेंडरी हो सकती है। टर्सरी वाली कभी भी क्या नहीं दिखाती है, SN2 रिएक्शन नहीं दिखाती है। तो अगर टर्सरी वाली SN2 रिएक्शन नहीं दिखाती है फिर रिएक्शन कौन सी मैकेनिज्म से जाएंगी। ठीक है, आइए इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में शायद हम लोगों ने इतना पार्ट देख लिया था। ठीक है, क्या इतना पार्ट सब लोगों को क्लियर था? मैंने एक बार रिवाइज करवा दिया। क्या इतना पार्ट सबको क्लियर था? आगे स्टार्ट करें, देखिएगा। चलूं आगे, देखिएगा आगे मैं बताता हूं आपको। इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन से आप बताएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। वो क्वेश्चन कैसा है अपने पास में, ये लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा, आप प्रोडक्ट बताएंगे। यहाँ पे वेज के ऊपर ड्यूटेरियम है, डैश के ऊपर हाइड्रोजन है। इस पोर्शन के ऊपर वेज के ऊपर ड्यूटेरियम है, डैश के ऊपर हाइड्रोजन है। इस पोर्शन के ऊपर OTS लगा हुआ है, और इस पोर्शन के ऊपर पे क्या लगा हुआ है, TBU लगा हुआ है। यहाँ पे TBU। जब इस कंपाउंड के ऊपर हम लोगों ने वास्का कॉम्प्लेक्स को डालना है, जब इसके ऊपर हम लोगों ने वास्का कॉम्प्लेक्स डाल दिया, या हम लोगों ने क्या डाल दिया है, PD0 TBU डाल दिया है, कुछ इस टाइप का लिगेंड हम लोगों ने इसके ऊपर डाल दिया है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या प्रोडक्ट मिलेगा? जल्दी से एक बार ट्राई करें एक बार। ओके विनीत, गुड मॉर्निंग। जल्दी से बताएं क्या प्रोडक्ट मिलेगा, कौन सी मैकेनिज्म से जाएगा, क्योंकि आगे कहानी इसी से स्टार्ट हो जाएंगी अपनी। अब कौन सी मैकेनिज्म होगी यहां पे? फास्ट, क्विकली। ऑक्सीडेटिव एडिशन, इसने कमाल ही कर दिए। SN2 रिएक्शन भैया, कौन सी होगी? SN2। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन तो होगी लेकिन SN2 होगी। देखिएगा यहाँ पे अगर बात की जाए कि जो PD0 है वो इसके ऊपर आगे क्या होगा, इंसर्ट होगा। जब वो इंसर्ट होगा तो इस कंडीशन में ये वाला जो अपने पास में बॉन्ड था, ये वाला बॉन्ड चेक कर, देखो इसमें यहाँ पे कार्बन है और इस सेंटर पे OTS लगा हुआ है। अच्छा लिविंग ग्रुप है हलाइड की तरह, तो इसका जो सिग्मा स्टार होगा कुछ इस टाइप से इसका सिग्मा स्टार रहा होगा। उस सिग्मा स्टार में मेटल के पास में जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रही होगी वो अटैक कर देगी और इसके ऊपर SN2 रिएक्शन हो जाएगी। और जैसे ही SN2 बिल्कुल ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। अगर यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगी तो एक तो आपका प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से लिख के आएगा। देखो वेज के ऊपर ड्यूटेरियम था, डैश के ऊपर हाइड्रोजन था, यहाँ पे TBU था।
फिर से अगर इस डायरेक्शन से अटैक हुआ होगा तो पीडी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था, अब जीरो तो रहेगा ही नहीं, बीयू और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एमई आ जाएगा। इसने अटैक किया है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसके साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन लगा रहा होगा कौन, जो बाहर निकला है, ओटीएस नेगेटिव। यहाँ पे वेज के ऊपर डिटीरियम था और डैश के ऊपर क्या था, हाइड्रोजन था। क्या तो आपका प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से मिलेगा, या फिर आप लोगों ने हमेशा पढ़ा होगा कि SN2 रिएक्शन के अंदर क्या होते हैं, इन्वर्जन होते हैं। क्या होते हैं, इन्वर्जन होते हैं। तो दूसरा प्रोडक्ट अगर मैं इस बॉन्ड को फिक्स कर लेता हूं, देखिएगा, अगर मैं इस वाले बॉन्ड को फिक्स कर लेता हूं, इसको मैंने फिक्स किया और पकड़ के तीनों को साइमल्टेनियसली रोटेट करवा दिया है, तो इसको मैंने घुमा के प्लेन में ले आया हूं। अब ये घूम के डैश पे चला जाएगा और डैश वाला कहां पे आ जाएगा, प्लेन में आ जाएगा। मतलब जब आप इसका कॉन्टिन्यूअस रोटेशन करवाएंगे 180 डिग्री से, तो उस केस में क्या बनेगा, इस पोर्शन के ऊपर TBU था, वेज के ऊपर डिटीरियम था, डैश के ऊपर हाइड्रोजन था। जैसे ही आप यहाँ पे PD को इस वाली पोर्शन के ऊपर लेके आते हो, TBU और यहाँ पे ME लगा हुआ था, इसके जस्ट ट्रांस में कौन जोड़ देंगे, OTS जोड़ देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या था, वेज के ऊपर क्या था, डिटीरियम था, वेज के ऊपर डिटीरियम था। अगर यहाँ पे 180 डिग्री का रोटेशन करवाएंगे तो जो वेज होता है वो क्या बन जाएगा, डैश बन जाएगा 180 घुमाने से। तो यहाँ पे डैश के ऊपर डिटीरियम आ जाएगा और वेज के ऊपर कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट मेंशन हो सकता है। देखो इस सेंटर के ऊपर स्टीरियो केमिस्ट्री क्या हो गई है, चेंज हो गई है। इस सेंटर के ऊपर स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी, पहले वेज पे जो होता था वो डिटीरियम डैश पे चला जाएगा, वरना फिर कुछ इस टाइप से दे रखा होगा। ये दोनों बातें एक ही हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो रही है, SN2 रिएक्शन हो रही है। तो इसका थोड़ा सा आप खासा ध्यान रखेंगे, पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, अब देखो हुआ क्या कि कल हम लोगों ने हलाइड्स की बात की थी और हलाइड्स में हम लोगों ने एडमेंटेन के ऊपर कहानियां छोड़ी थी। हम लोगों ने क्या बोला था, अगर कुछ इस टाइप का होगा, देखिएगा, अगर मान लीजिए कि एडमेंटेन था, कुछ इस टाइप से एडमेंटेन था, इस पोर्शन के ऊपर अगर मैं आई लगा लेता हूं, तो ये आई जो लगा वो कौन से डिग्री से लगा हुआ है, 3 डिग्री से। अगर इसके ऊपर मैं कोई मेटल डालता हूं जिसके पास में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ध्यान से कहानियों को सुनिएगा, अगर ये 3 डिग्री सेंटर था और इसके पीछे क्या दिखाई दे रहा है आपको, बल्क दिखाई दे रहा है। अगर बल्क दिखाई दे रहा है तो इसका जो सिग्मा स्टार जो होगा, वो सिग्मा स्टार इन अल्काइल ग्रुप से क्या होगा, कवर्ड होगा। अगर कवर्ड होगा तो फिर बैक साइड से अटैक क्या नहीं होंगे, पॉसिबल नहीं होंगे। अगर बैक साइड से अटैक पॉसिबल नहीं होंगे तो उन केसेस में ऐसी कोई SN2 रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं होगी। अब ये अपने पास में कंपाउंड कैसा है, पोलर है। CI बॉन्ड कैसा है, पोलर है। कंसर्टेड मैकेनिज्म से ये जा नहीं सकता है, SN2 रिएक्शन इसमें हो नहीं सकती है, लेकिन रिजल्टेंट इसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन खूब होती है। तो फिर इसकी ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन किस मैकेनिज्म से जाएगी, आइए जरा बोर्ड पे देखिएगा। अगर आपके पास में कभी भी 3 डिग्री हलाइड्स दे रखी हो, क्या दे रखी हो, 3 डिग्री हलाइड्स दे रखी हो, तो उनके केस में क्या होती है, जो रिएक्शंस होंगी वो अब तक जो हम लोगों ने मैकेनिज्म पढ़ी है उनमें से किसी मैकेनिज्म से नहीं जाती है। इन केसेस में वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाएगी। किससे जाएगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाएगी। ध्यान से सुनना कहानियों को। ये थर्ड ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है और वो कौन सा होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। एग्जांपल के साथ करवाऊंगा बाद में, पहले कहानियों को समझना। मान लीजिए कि आपके पास में क्या था, कुछ इस टाइप से MLN था, मेटल था, ठीक है। इसके पास में क्या था, कुछ यहाँ पे आपके पास में टर्सरी हैलाइड थी, X था, इसके साथ में R जुड़ा हुआ है। सबसे पहले क्या करेगा, अगर इस यहाँ पे डायरेक्ट SN2 रिएक्शन नहीं हो सकती है तो ये जो X ग्रुप होता है आपके पास में, जो भी आयोडीन वगैरह या ब्रोमाइड हैलाइड, जो भी हैलाइड है, वो क्या करने लग जाएगा, इस मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने लग जाएगा। और जैसे ही इसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने लगता है, यहां से क्या होने लगेगा, मैकेनिज्म बता रहा हूं मैं, इसकी मैकेनिज्म कैसे चलेगी, ये वाला जो बॉन्ड होता है आपका, ये होमोलिटिकली क्लीव हो जाता है और होमोलिटिक क्लीवेज के बाद में MLN कुछ इस टाइप से, इसके ऊपर कौन आया, X आया। जब यहां से क्या टूटा होगा, ये होमोलिटिकली टूटा होगा, तो इसके ऊपर क्या जनरेट होगा, रेडिकल जनरेट हो जाएगा। दूसरा रेडिकल कौन सा जनरेट होगा, R रेडिकल जनरेट हो जाएगा। तो यहां पे होगा क्या कि जब रेडिकल जनरेट हो रहे होंगे तो पहली कंडीशन तो ये बनेगी
कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए, बनते ही क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए। और जैसे ही कंबाइन होंगे तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे, कोलैप्स बोल देंगे। बोलो यार, इन दोनों का कोलैप्स हो जाएगा, और दोनों का जब कोलैप्स हो जाएगा तो उन कंडीशन में आपके पास में प्रोडक्ट बन जाएगा MlNX, और इसके साथ में क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। एक तो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन कुछ इस टाइप से जा सकती है। अगर मान लीजिए कि किसी कंडीशन में आपके पास में जो ये रेडिकल जनरेट हुआ है उसको ये R ग्रुप नहीं मिल पाता है, तो उन कंडीशंस में वो क्या करेगा, फिर से आपके पास में जो सॉल्यूशन के अंदर RX पड़ा होगा, क्या पड़ा होगा, RX पड़ा होगा, उस RX के इस R के ऊपर फ्री रेडिकल रिएक्शन होने लग जाएंगी। और जैसे ही फ्री रेडिकल रिएक्शन होंगी तो MlN इसके साथ में R जुड़ जाएगा, और यहां पे X पहले ही सही था तो एक तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, साथ में कौन सा रिलीज हो जाएगा, X रेडिकल। ये X रेडिकल फिर से किसके साथ कंबाइन होगा, वो अपना मेटल वाला पार्ट था MlN, इसके साथ में फिर से कंबाइन होगा, फिर से MlNX बना लेगा रेडिकल, और वो फिर से किसके साथ, इसके साथ रिएक्शन करने लग जाएगा। और कुछ इस टाइप से रिंग क्या होने लग जाएंगी, प्रोपोगेट होने लग जाएंगी। और जब प्रोपोगेट होने लग जाएंगी तो ये रिएक्शन फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म को क्या करने लग जाएगा, फॉलो करने लग जाएगा। और आपके पास में जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगा मेजरली ये वाला प्रोडक्ट जनरेट होगा। बोलो यार, इसके अलावा अगर मान लीजिए कि टर्मिनेशन स्टेप्स में क्या होगा, जो R रेडिकल है अगर उसको R रेडिकल बन जाए तो एल्केन मिल सकती है। बोलो यार, क्या मिल सकती है, एल्केन मिल सकती है। या R रेडिकल अगर हिंडर्ड होगा तो उन केसेस में एल्कीन भी बनेगी, तो एल्केन के साथ में क्या बन सकती है, एल्कीन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो एल्केन और एल्कीन क्या होंगी, जनरेट होंगी। ये आप लोगों ने ये एज अ साइड प्रोडक्ट कुछ ना कुछ अमाउंट में इस रिएक्शन में देखे जाते हैं। समझिएगा, मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूं और उस एग्जांपल से हमें कैसे पता चला कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। देखिएगा, मान लीजिए कि मेरे पास में कार्बन था, इसके ऊपर हलाइड लगा हुआ है, इसके ऊपर वेज पोर्शन के ऊपर में क्या लगा हुआ था, CH2PH था, इस पोर्शन के ऊपर डैश पोर्शन के ऊपर मेथिल था, और प्लेन में क्या पड़ा हुआ था, कुछ इस टाइप से कोई भी ग्रुप मान लीजिए, मान ली यहाँ पे Me था, कुछ एथिल मान लीजिए ET था। ये वाला कंपाउंड आपको इनिशियली दिया गया। जब इस कंपाउंड के ऊपर हम लोगों ने क्या डाला, वास्का कॉम्प्लेक्स डाला, इरिडियम PPH3 का होल थ्राइस, यहाँ पे सॉरी होल ट्वाइस COCl जब हम लोगों ने इसके ऊपर डाला तो यहाँ पे क्या करनी चाहिए थी इसे, SN2 रिएक्शन। क्यों, क्योंकि ये कैसा बॉन्ड है, CX बॉन्ड है, और ये बॉन्ड कैसा है, पोलर बॉन्ड है। लेकिन पोलर बॉन्ड है, लेकिन ये सेंटर कैसा है, 3 डिग्री। अगर 3 डिग्री है तो यहां से इस इरिडियम के पास में जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगी, और जब ये अटैक नहीं कर पाएगी तो ये फिर किससे जाएगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाएगा। तो सबसे पहले होता क्या है कि इरिडियम का और इस X का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, और दोनों के कॉम्बिनेशन से इरिडियम PPH3 होल ट्वाइस COCl, और जो भी आपका X है वो X इसके साथ में लग जाएगा और रेडिकल जनरेट हो जाएंगे। साइमल्टेनियसली इस पोर्शन पे भी क्या जनरेट होगा, रेडिकल जनरेट हो जाएगा। कार्बन था, कार्बन के साथ में CH2PH था, एक Me लगा हुआ था और एक क्या लगा हुआ था, ET लगा हुआ था। जैसे ही फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, फ्री रेडिकल कैसा होता है, बोलो यार, प्लेनर होगा। और जब फ्री रेडिकल प्लेनर होंगे तो अब वो प्लेनर है तो आने वाला मेटल फ्रंट से भी आ सकता है और कैसा, बैक साइड से भी आ सकता है। दोनों ही डायरेक्शन से क्या कर सकता है, अप्रोच कर सकता है। और जब दोनों ही डायरेक्शन से अप्रोच कर सकता है तो यहाँ पे आपकी जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो कॉम्बिनेशन के दौरान 2 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड होते हैं। पहला प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, सेम स्टीरियो वाला। बोलो यार, कि सेम डायरेक्शन से ही अप्रोच कर जाए तो CH2 के साथ में PH आएगा, डैश के ऊपर Me आएगा, और क्या आ गया, ET, और कौन सा जुड़ गया, इरिडियम, यहाँ पे PPH3 होल ट्वाइस COCl X आ जाएगा। एक तो प्रोडक्ट ये बन सकता है, और दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बन सकता है, ट्रांस स्टीरियो में, मतलब दूसरी स्टीरियो में। तो दूसरी स्टीरियो में कैसा बनेगा, देख लीजिए, वेज के ऊपर क्या था, CH2PH, अपोजिट साइड से आगे लग जाए, डैश के ऊपर Me था, प्लेन में ET पड़ा हुआ था, इस डायरेक्ट से इरेडियम PPH3 का होल ट्वाइस COCl X।
तो आपके पास में ये दोनों प्रोडक्ट जनरेट होंगे, और जब ये दोनों प्रोडक्ट जनरेट होंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस सेंटर के ऊपर क्या हो रहा है, रेसमाइजेशन। बोलो यार क्या हो रहा है, रेसमाइजेशन। क्या SN2 रिएक्शन में रेसमाइजेशन हो सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकते। अगर SN2 रिएक्शन में रेसमाइजेशन नहीं हो सकते तो यहाँ पे रेसमाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब इसने SN2 रिएक्शन को फॉलो नहीं किया है, और जब ये SN2 रिएक्शन को फॉलो नहीं करेगा तो ये फिर किससे जाएगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। कंसर्टेड से ये जा नहीं सकता है, तो किससे जाएगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। बोलिए यस। कितने लोगों को समझ में आया? बोलिए कितने लोगों को समझ में आई ये बात? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तीसरी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, बोलो यार। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप करके बताएंगे। क्लियर, ओके, धन्यवाद। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आप जल्दी से बता देंगे। इरिडियम है, इसके ऊपर Cl लगा हुआ है, एक PPH3 है, सॉरी CO है, वास्काई कॉम्प्लेक्स है यार, CO है, PPH3 है। बोलो यार तीसरी मैकेनिज्म कौन सी थी, फ्री रेडिकल। इसके ऊपर हम लोगों ने क्या डाल दिया है, ये वाला कंपाउंड डाल दिया है। यहाँ Br है, H है, फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है। क्या प्रोडक्ट बनेगा? अगर ये पेपर में आ जाता है तो बता दीजिए क्या प्रोडक्ट बनेगा। क्वेश्चन है क्या प्रोडक्ट बनेगा, सोचे जल्दी से। सोच डालें जल्दी से। देखिएगा सब लोगों ने क्या यही प्रोडक्ट बनाया है, बोर्ड पे देखिएगा। देखो जब मैं इस रिएक्शन को सिंपल करवाने जाता हूं तो यहाँ पे क्या होंगी, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होंगी। ये वास्का कॉम्प्लेक्स है, बोलो यार। यहाँ पे आपके पास में ब्रोमाइड है। ये ब्रोमाइड जो होगा वो कैसा है, ये वाला जो ब्रोमाइड है वो कैसा है, यहाँ पे सेकेंडरी सेंटर है। यहाँ पे कैसा है, सेकेंडरी सेंटर है। इसके बगल वाले के ऊपर फ्लोरीन लगे हुए हैं, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्या होगी, हिंड्रेंस होगी। और जब हिंड्रेंस होगी तो बैक साइड से वास्का कॉम्प्लेक्सेस का आना थोड़ा सा हिंडर्ड बन जाता है। तो इन कंडीशंस में जो SN2 रिएक्शन, जैसे अगर मैं सेकेंडरी वाले सबस्ट्रेट की रेट बताता हूं तो मेथिल के कंपैरिजन में ये 10⁻⁵ टाइम्स स्लो रिएक्ट करता है। कितना स्लो रिएक्ट करता है? अगर आप इसको SN2 रिएक्शन से देखते हैं तो 10⁻⁵ टाइम्स स्लो रिएक्ट करता है। कितना स्लो रिएक्ट करता होगा ये सोच के देखो। अगर इतना स्लो रिएक्ट करता है तो इसके हम लोग मैकेनिज्म को ही बदल देते हैं। मतलब अगर इसके अंदर आप थोड़ा सा पर ऑक्साइड का यूज कर ले, किसका, पर ऑक्साइड का यूज कर लें, या फिर आप किसका यूज कर लें, O2 का यूज कर लेते हैं, तो जनरली O2 या पर ऑक्साइड जो होंगे वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को इनिशिएट कर देंगे। और जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को इनिशिएट कर देंगे तो फिर इस रिएक्शन की रेट बहुत फास्ट हो जाती है, हाई हो जाती है। तो उन कंडीशंस में होता क्या है, ये किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू किसके, अपने पास मेथिल हलाइड के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा कि ये वाला जो CBr बॉन्ड है वो वीक है, और CF बॉन्ड जो होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो आपको ये बात पक्की ध्यान रखनी है, अगर आपके पास में
ऐसा कोई कंपाउंड आ जाए जिसमें आपके पास दो हलाइड हो, तो दो हलाइड के केस में आपको किसकी सी आई बॉन्ड की रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होगी, देन सी बी आर बॉन्ड की होंगी, देन सी सी एल बॉन्ड की होंगी, और लीस्ट होंगी किसकी सी एफ बॉन्ड की। ये किसका ऑर्डर होगा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर होंगे, ठीक है, किसके लिए, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन के लिए, या बोल सकते हो SN2 रिएक्शन टाइप की रिएक्शंस के लिए। तो यहां पे क्या होगा, इस टाइप की रिएक्टिविटी का। तो जब दोनों हलाइड आ गए तो सबसे पहले आपको Br वाली हलाइड को सेलेक्ट करना है। इसी पोजीशन से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। अगर इस पोजीशन से प्रोडक्ट बनेगा तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को जर्नली क्या करेगा, फॉलो करेगा। और जब फॉलो करेगा तो इस पोजीशन के साथ में कौन आके लग जाएगा, इरिडियम। यहाँ पे Br को इसके जस्ट अपोजिट में लगा दें और कुछ इस टाइप से PPH3 PPH3, और यहाँ पे क्या था, CO था, और दूसरा क्या था, Cl था। कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। लेकिन इस प्रोडक्ट में इस सेंटर की जो स्टीरियो केमिस्ट्री होगी उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए यहां पे इसकी स्टीरियो को दिखाते हैं जिगजैग से, कि ये जो स्टीरियो है वो इसके सेम डायरेक्शन में भी हो सकती है और किस में हो सकती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकती है। इसलिए फिर से यहां पे कैसी मैकेनिज्म देखी जाएंगी, यहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से क्या जाएगी, रिएक्शन जाएगी। किससे जाएगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन जाएगी। क्या ये कहानी आपको समझ में आई, क्या ये कहानी आपको समझ में आई, बताइए। ये था अपने पास में फ्री रेडिकल। एक और आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट और करवा रहा हूं, देखिएगा बोर्ड पे, बहुत कमाली कॉन्सेप्ट है, देखना। अगर आपके पास में पीटी है, इस पीटी के ऊपर कोई मैं एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्स लिख लेता हूं। मान लीजिए कि एमई लगा हुआ है और क्या लगा हुआ है, एमई लगा हुआ है, और आप लोगों ने फैन पढ़ा होगा, क्या, PHEN, फैन। फैन के अंदर क्या होता है, कुछ इस टाइप से दो नाइट्रोजन होते हैं और कुछ रिंग लगी होती है, ठीक है। ये कौन सा लिगेंड है, फैन लिगेंड है। अब देखो, आप लोगों ने कभी अगर जिंदगी में फैन लिगेंड के बारे में सुना हो तो फैन लिगेंड के अंदर क्या होता है, वो कलर्ड होते हैं। उनके कलर का रीजन क्या जाता था, MLCT, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से उनका कलर का रीजन आता था। किसका रीजन आता था, मेटल से लिगेंड की तरफ क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर होते हैं, जिसकी वजह से ऐसे कॉम्प्लेक्सेस क्या देते थे, कलर देते थे। अगर आपने जिंदगी में पढ़ा हो कभी, तो यहां पे क्या होगा, जब मैं इसको थोड़ा सा स्लाइटली क्या देता हूं, रेडिएशन देता हूं, तो यहां पे रेडिएशन की प्रेजेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो फैन है वो कैसा है, एक एरोमेटिक सिस्टम है, और इस एरोमेटिक सिस्टम के पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज है, और अगर इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो यहां से मेटल के सरफेस से वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके उस इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन इजीली कर पाते हैं। तो लाइट की प्रेजेंस में ऐसे जो कंपाउंड होंगे, ये कंपाउंड किस में चेंज हो जाते हैं, पीटी, एमी, और इसके ऊपर यहां पे फैन था, एन था, यहां पे क्या आ जाएगा, मेटल के ऊपर रेडिकल जनरेट हो जाएगा, और इसके ऊपर भी क्या जनरेट हो जाएंगे, रेडिकल जनरेट हो जाएंगे। मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को लिया है, तो देखो मेटल के पास से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो रेडिकल एनायन कैटायन जनरेट होगा। बोलो यार, यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठ के लिगेंड के पास गए तो मेटल के ऊपर डेफिशिएंसी आएगी और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही ऐसी कंडीशनें आएंगी, मेटल फिर से कंबाइन होना चाहेगी, और जब मेटल कंबाइन होना चाहेगी और इसके बगल में जब आप हलाइड टाइप के लिगेंड्स डाल देते हैं तो फिर से रिएक्टिविटीज बढ़ जाती हैं और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिएगा, अगर मैं इसके ऊपर कैसा लिगेंड डालता हूं, कुछ इस टाइप से, मान लीजिए फर्जी सा मैंने क्या डाल दिया है, सेकेंडरी मैंने क्या डाल दिया, आपके पास में आयोडाइड डाल दिया है। तो यहाँ पे कहानियां क्या होंगी, ये कैसा था, फ्री रेडिकल। बोलो यार, अब की बार ये क्या नहीं दे सकता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है, क्योंकि इसके पास में कैसा है, रेडिकल है। तो ये रेडिकल दूसरे रेडिकल के साथ में क्या करता है, इसके रेडिकल के साथ में कंबाइन करता है और इस बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज हो जाती है। और जैसे ही होमोलिटिक क्लीवेज होंगी तो पीटी था, एन था, यहां पे क्या आ जाएगा, एमी था। बोलो यार, यहां से कॉम्बिनेशन होंगे तो कुछ ऐसा आएगा, पॉजिटिव, इसके ऊपर रेडिकल प्लस नेगेटिव,
ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जनरेट होंगे और फिर से क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये लिगेंड जो है, जैसे ही इसके पास में डेफिशिएंसी हो जाएंगी फिर से वापस से फेंक देगा इसके पास और वापस से इलेक्ट्रॉन आएगा तो फिर से ये एक नए रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कुछ इस टाइप से था, एमी था, एमी था, यहाँ पे एन था, एन था और क्या था, फैन था। ठीक है, क्या था, फैन था। इसके ऊपर रेडिकल आया, बाहर कौन घूम रहा है, आई रेडिकल। आई रेडिकल इसके साथ चिपकेगा और जैसे ही चिपकेगा तो क्या बना लेगा, बोलो यार, क्या बना लेगा, कुछ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स। रिजल्टेंट तो क्या हुई, ऑक्सीडेटिव एडिशन। दिखाई तो दे रहा ऑक्सीडेटिव एडिशन, लेकिन पेपर में आएगा, बता कौन सी मैकेनिज्म से जाएगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, इनटू या कंसर्टेड। तो जनरली लोग मारते हैं, बहुत बार मार देते हैं कि ये तो जाएगा SN2 से, घंटा SN2 से नहीं जाएगा, पक्का किससे जाएगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। याद रखना, अगर कोई एरोमेटिक सिस्टम लगे होंगे फैन टाइप के तो उन कंडीशंस में वो पक्का ही कौन से मैकेनिज्म से जाता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। तो लिख लेना यहाँ पे कौन सी मैकेनिज्म हुई है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। छाप डालिए, क्या कहानियां समझ में आई, बोल दीजिए क्या आपको कहानियां समझ में आई। बोल दो यार, क्या कुछ पल्ले पड़ा। गॉट इट, ओके पिंकी, ओके संजीव, सब लोग बोल रहे हैं भाई, सब लोग बोल रहे हैं। ओके, याद रखना, फैन, फैन एरोमेटिक लिगेंड्स। ठीक है, आइए क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। ठीक है, देखिएगा बोर्ड पे क्वेश्चन, आपके पास में इरिडियम है, यहाँ पे X लगा हुआ है, इसके पास में PPS3 है, वास का कॉम्प्लेक्स अभी, ठीक है, वास का है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CO लगा हुआ है। अगर इस लिगेंड के ऊपर, इस कंपाउंड के ऊपर मैंने मेथिल आयोडाइड डाला और यहाँ पे X मेरे पास में क्या था, X मेरे पास में पहले केस में आयोडाइड था, सेकंड केस में मेरे पास में ब्रोमाइड था, थर्ड केस में मेरे पास में क्लोराइड था और क्लोराइड था। ठीक है, इन तीनों का कंपैरिजन करवाया जाता है। फ्लोरीन के केस में जर्नली ऐसी रिएक्शन बहुत कम देखी जाती हैं। ठीक है, तो जर्नली इन तीनों की रेट की बात करेगा। दूसरे केस में मेरे पास में यही कॉम्प्लेक्स था, इस दूसरे टाइम पे ये फर्स्ट की कहानी है और सेकंड कहानियां कौन सी है, जब इसके ऊपर मैंने H2 डाला। सेकंड कहानी है जब मैंने इसके ऊपर क्या डाला, H2 डाला। देन फिर से मेरे पास में ऐसी कहानियां है, X मेरे पास में आयोडाइड है, पहला केस, दूसरा मेरे पास में ब्रोमाइड है और तीसरा मेरे पास में आयोडाइड है, सॉरी क्लोराइड है। तो आपको क्या बताना है, रेट के ऑर्डर बताने कि किसके केस में रेट के ऑर्डर कैसे आएंगे, रेट के ऑर्डर किसके, ऑक्सीडेटिव, रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हलाइड के ऑर्डर कैसे होंगे, किस हलाइड में रेट ज्यादा होंगे और किस हलाइड में रेट्स कम होंगे। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। दोनों के केस में रेट के ऑर्डर्स का कंपैरिजन बताने भाई आपको। या दोनों में सेम होगा, बोलो यार। तीन दो एक इन बोथ, ओके संजीव।
और बताएं, बताते ही जाएं। और कोई कमेंट करना चाहेगा? एनीवन एल्स? नो वन एल्स, ओके, नो वन इज इंटरेस्टेड इन कमेंटिंग, ओके। आइए चलिए देखते हैं, समझते हैं चीजों को। IBRCL, ओके, समझिएगा भाई, ठीक है। बोर्ड पे देखिएगा, अगर आपके पास में वास्का कॉम्प्लेक्स था, यहाँ पे हेलोजन लगा हुआ था, यहाँ पे PPH3 था, यहाँ पे PPH3 था, और यहाँ पे क्या था, CO था। पहला केस लेके चल रहा हूं मैं, पहला केस लेके चल रहा हूं मैं पोलर का, पोलर रिएजेंट्स, पोलर AB का। अगर मैं पोलर AB के केस में रेट की बातें करता हूं, तो पोलर के केस में क्या होता है कि मेटल के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। क्या होती है? मेटल के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, और वो उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मेथिल आयोडाइड के केस की डिस्कस कर रहे थे, तो यहां से मेटल इसके ऊपर अटैक करेगी, और जैसे ही अटैक करेगी ये बाहर जाएगा। यहां पे कौन सी मैकेनिज्म हुई? SN2। अगर SN2 मैकेनिज्म हुई है तो इरिडियम यहाँ पे PPH3 और यहाँ पे CO और जो Cl था आपका, जो X ग्रुप था, जो भी X ग्रुप था, इसमें एक CH3 सिर्फ आ जाएगा और दूसरा आयोडाइड, ट्रांस आपका एडिशन होगा। ठीक है, ये बात हम लोग बार बार कर चुके हैं। अगर ऐसा एडिशन हो रहा है तो मेटल ने अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी है। अगर मैं रेट की बात करता हूं यहां पे, तो रेट जो होगी वो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के। बोलो यार, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होंगी, रेट क्या होगी? उतनी ज्यादा हो जाएगी। क्या कहानी समझ में आई? अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो जल्दी से क्या करेगा? अटैक कर देगा। अब मेरे को समझना है कि यहाँ पे आयोडाइड है, ब्रोमाइड है और क्या है? क्लोराइड है। तो कौन अच्छा बैक डोनेशन करेगा? समझिएगा जरा कहानियों को। इरिडियम था, इस इरिडियम के ऊपर कौन लगा हुआ है? आयोडीन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? आयोडीन लगा हुआ है। एक बार क्लोरीन लगा हुआ है और एक बार ब्रोमीन लगा हुआ है। Cl जो होगा, Cl का साइज छोटा है। बोलो यार, Cl का साइज कैसा है? छोटा है। और Cl का साइज छोटा होगा तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम में क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर ज्यादा होगी तो क्लोराइड जो नेगेटिव होगा उसका साइज भी बड़ा होता है, और वो अप्रोक्सीमेटली किसके आसपास होगा? किसके आसपास होगा? इरिडियम के आसपास ही हो जाएगा, क्योंकि ये साइज में छोटे हो जाएंगे। तो यहां पे जब मैं Cl की बात करता हूं तो Cl इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, और फिर से जब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से डोनेट करेगा, तो यहां पे Cl के केस में जो एक्सटेंट ऑफ बैक डोनेशन होंगे वो हाई होंगे। किसका? Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव में से अगर मैं बैक डोनेशन की बात करता हूं तो इसका साइज छोटा है इन तीनों में से, और अगर साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा होगी, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा होगी तो इसका पाई डोनर का नेचर कैसा होगा? ये अच्छा पाई डोनर बन जाएगा। और जब ये अच्छा पाई डोनर बन जाएगा तो ये मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बोलो यार, ज्यादा इंक्रीज करेगा। और जब ज्यादा इंक्रीज करेगा तो फिर ये मेटल जल्दी से इसके ऊपर अटैक करेगा, और जब जल्दी से अटैक करेगा तो जो रिएक्शन के जो ऑर्डर आएंगे, रिएक्टिविटी के जो ऑर्डर आएंगे, जब आपके पास में हलाइड्स रहे होंगे तो वहां पे ऑर्डर आ जाएंगे। किसके ऑर्डर आएंगे? Cl क्लोराइड जब लगा होगा X तो उसकी रेट सबसे ज्यादा होंगी पोलर में, फिर कौन सा? ब्रोमाइड, और लीस्ट होंगी किसकी? आयोडाइड की। लीस्ट हो जाएंगी किसकी? आयोडाइड की। क्या ये कहानी आपको समझ में आई? बिल्कुल सही जवाब है प्रीति। नहीं, बिल्कुल गलत, उल्टा दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे Cl की सबसे ज्यादा होंगी, देन Br की, देन I की। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? बोल दो जल्दी से, बोल दो जल्दी से, कितने लोगों को ये कहानी समझ में आई? 3 2 1 3 क्या था? Cl। हाँ संजीव, बिल्कुल सही जवाब है। और बताएं कितने लोग, और कितने लोगों को समझ में आई? सब लोग बताएं भाई, सबको एक ही जैसा पढ़ा रहे हैं। संजीव, ओके, गॉट इट।
देखिएगा जब ए बी बॉन्ड कैसा होगा, नॉन पोलर, ठीक है, ए बी कैसा होगा, नॉन पोलर, उसके केस में बात करते हैं नॉन पोलर। तो इसके केस में जो कंडीशनें बनेगी, नॉन पोलर में अपने पास में H2 टाइप के लिगेंड्स आ जाएंगे। जब इनके केस में हम लोग ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन की बातें करेंगे तो जरा बोर्ड पे देखना, इरिडियम था, इरिडियम के ऊपर PPH3 था, ध्यान से समझना चीजों को, PPH3 था, डाउट आ ही नहीं सकती है, फिर CO था और क्या था, Cl था। अगर इसके ऊपर अगर आपने H2 डाला है, क्या डाला है, H2 डाला है, तो सबसे पहली कंडीशन में H2 को कोऑर्डिनेट तो होना पड़ेगा, और H2 कोऑर्डिनेट कब होगा, जब मेटल के ऊपर कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी रही होगी। बोलो यार, सबसे पहले ये कोऑर्डिनेट करेगा, और कोऑर्डिनेट करने के बाद में फिर मेटल क्या करेगा, बैक डोनेशन करेगा। इसका मतलब हम लोग क्या बोल देंगे, जब नॉन पोलर लिगेंड आएगा तो यहां पे जो आपका हलाइड लगा होगा, एक्स लगा होगा, वो जितनी कम मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करेगा, उतना जल्दी H2 की बाइंडिंग्स क्या होंगी, फास्ट होंगी, उतनी H2 की बाइंडिंग्स क्या होंगी, फास्ट होंगी। इसलिए यहां पे पहले कोऑर्डिनेशन के बेसिस पे बात की जाती है कि यहां पे जब नॉन पोलर उस मेटल के साथ कब कोऑर्डिनेट करेगा, जब मेटल स्लाइटली डेफिशिएंट होगा, मतलब इसके यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी कम रही होंगी, उतना जल्दी ये क्या करेगा, बाइंड करेगा, और जैसे ये बाइंड करेगा मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज बढ़ेंगी, और बढ़ते ही वो फिर से क्या करने लग जाएगा, बैक डोनेशंस करने लग जाएगा। तो बताना, आयोडीन और अपने पास में ब्रोमाइड था और आयोडाइड था, ये नेचर हम लोग, ये क्लोराइड था, तो हम लोगों ने क्या बोला था, ऐसा नेचर होता है किसका, पाई डोनर का। बोलो यार, ये पाई डोनर का था, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके केस में सरफेस पे सबसे कम होगी, सबसे कम आयोडाइड, आयोडाइड के केस में कम होगी। तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि मेटल सरफेस के ऊपर, मेटल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होंगी, कम होंगी, किसके केस में, आयोडीन के केस में। और जब कम होंगी तो H2 की जो बाइंडिंग्स होंगी वो कैसी होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी, और H2 की बाइंडिंग्स अगर स्ट्रॉन्ग होंगी देन उसके साथ जल्दी से कंबाइन करेगा तो रेट भी क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी। इसलिए यहां पे जो रेट के ऑर्डर आते हैं, रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर आएगा, वो हलाइड के रिस्पेक्ट में आएगा, आयोडाइड की सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमाइड की, और लीस्ट होगी क्लोराइड की। ये रेशियो जो होता है 185:1 का आता है, सॉरी 1085:1 का आता है। इतना स्ट्रॉन्गली बाइंड करता है इसके केस में, आयोडाइड के केस में इतनी फास्ट रेट होती है। बोलो यार, कितने लोगों को समझ में आया, बोल दो। क्वेश्चन आ चुका है इसी कॉन्सेप्ट पे, पहले नेट में देख लेना, कोई इंटरेस्ट नहीं है। सुनीत जी, ओके, ओके संजीव, पिंकी जी, ओके ओके। क्वेश्चन दूं क्या आप लोगों, करोगे क्या क्वेश्चन? ठीक है, एक क्वेश्चन करके बताइएगा आप, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास में, रोडियम PPH3 होल थ्राइस Cl, इसके ऊपर मैंने H न्यू डाला, H न्यू डाल के मैंने A बनाया, उस A के ऊपर मैंने H2 डाला, मैंने ऑक्सीडेटिव एडिशन का प्रोडक्ट B बनाया, इसके ऊपर मैंने D2 डाला और ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट C बनाया। आपको क्या बतानी है, ये तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, दूसरा रेट 1 और रेट 2 में से किसकी रेट ज्यादा होंगी, ऑर्डर ऑफ रेट बता देना है। अच्छा, सेकंड का ही तो ऑर्डर बताया था, अब मेरे को थोड़ी ना पता था, आप सेकंड लिखते हैं ना उस केस में। हाँ, समझदार तो है ही नेट वाले, मैं तो यही तो कह रहा था, सुन तो सही एक बार, जल्दी से बता देंगे रेट के ऑर्डर्स।
सेकंड की ज्यादा होंगी फर्स्ट से। ओके पिंकी जी, रेट 2 ज्यादा होंगे रेट 1 से। और बताएं भाई, और बता देंगे। संजीव कुमार जी बिल्कुल सही जवाब। और बताएं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं तो कमेंट ही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल विनीत सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है विनीत, यू रॉक्ड। अब प्रीति फिर से बदल गई है। ओके प्रीति, अब आपका भी सही है। ठीक है, देखिएगा, अगर यहाँ पे सबसे पहले केस में बात की जाए तो होता क्या है जनाब कि जो आपका रो क्या दे रखा है, आपको कॉम्प्लेक्स दे रहा है रोडियम PPS3Cl। ये कॉम्प्लेक्स में या इसका इरिडियम वाला काउंटर पार्ट ले लीजिए, आप दोनों कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन सुनिएगा, अगर जब आप इसको हीट या लाइट देंगे तो यहां से क्या होता है, एक PPS3 लिगेंड यहां से डिसोसिएट हो जाएगा। देखो फोटोलिटिकली क्या तो आप CO को हटा सकते हैं या PPS3 को हटा सकते हैं, दोनों में से किसी को हटा सकते हैं। तो इनिशियली चाहे आप विंकिल्सन कैटलिस्ट ले लीजिए या उसका डेरिवेटिव फिनाइल PPS3 फिनाइल फॉस्फीन डेरिवेटिव ले लीजिए। जैसे जब आप इसे हीट करेंगे तो यहां से क्या बन जाएगा, रोडियम PPH3 और Cl क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। इस Cl के ऊपर जब हम लोग क्या करवाएंगे, H2 का एडिशन करवाएंगे। तो H2 कैसा है, नॉन पोलर। कैसा है भाई, नॉन पोलर। तो ये कौन सी मैकेनिज्म से जाएगा, कंसर्टेड मैकेनिज्म से। किससे जाएगा, कंसर्टेड मैकेनिज्म से जाएगा। और अगर कंसर्टेड मैकेनिज्म से जाएगा तो हम लोग प्रोडक्ट बना देंगे सिस। TBP में सिस कब होते हैं, यहाँ पे जैसे आके लगेगा तो कुछ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनेगा। बोलो यार, Cl यहाँ पे क्या था, कुछ इस टाइप से। TBP में दोनों को अपोजिट कर लेना, जैसे यहाँ पे PPH3 कर लो, PPH3 जस्ट अपोजिट में बल्कि लिगेंड्स होने चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। कुछ इस टाइप का आपके पास में प्रोडक्ट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली दूसरे केसेस में क्या होगा, जब आप D2 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो रोडियम PPH3 यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, डिटीरियम, और क्या आएगा, डिटीरियम आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। अगर इन दोनों में से अगर बात की जाए तो अगर मैं यहां पे बोलता हूं कि प्रोडक्ट तो मेरे पास में सिस वाले बन गए, चलो अच्छी बात है। दूसरा, रेट किसकी ज्यादा होंगी, तो देखो H2 बॉन्ड में से और D2 बॉन्ड में से, H2 बॉन्ड में से और D2 बॉन्ड में से DD का बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ये कैसा बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। और अगर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो ये इजीली ब्रेक नहीं होगा। बोलो यार, ये कैसा नहीं होगा, इजीली नहीं टूट पाएगा। मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग कैसी होगी, डिफिकल्ट होगी। बॉन्ड ब्रेकिंग कैसी बन जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी। और अगर ये डिफिकल्ट हो जाएगी तो फिर इसकी ये कैसा पड़ जाता है, स्लो पड़ जाता है, और ये कैसा हो जाता है, फास्ट हो जाता है। इसलिए जो रेट 1 होती है वो ज्यादा ऑब्जर्व की गई है, किससे, रेट 2 से। तो अगर ये क्वेश्चन कभी पेपर में आ जाए तो जो डाई हाइड्रोजन होंगे उसके रेट ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन ऑफ डाई ड्यूटेरियम के। शायद ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलें आगे, बोलो क्या, चले आगे। इतनी सारी कहानियां आपको समझ में आ गई होंगी। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको CH4 दे दे या SiH बॉन्ड दे दे तो उनके भी एडिशन CC होंगे और उन एडिशंस को भी करवा देना। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और बता देता हूं मैं, लास्ट एग्जांपल। जैसे आपके पास में क्या दे रखा है, इरिडियम दे रखा है, PPH3 दे रखा है, PPH3 दे रखा है। देखना एक बार, इसके ऊपर CO है और क्या है, Cl है। अगर इसके ऊपर हम लोग क्या डालते हैं, SiMe3H डाल देते हैं तो ये बॉन्ड भी कैसा है, नॉन पोलर। बोलो यार, कैसा है, नॉन पोलर। कर करके मर चुके हैं अब तो हम लोग। तो यहां से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सिस वाला प्रोडक्ट बना देंगे। PPH3 बल्कि को सबसे अपोजिट
लटका दे सबसे पहले, उसके बाद में देखे यहाँ पे Cl आ जाएगा, यहाँ पे कोई भी आप लगा सकते हैं, जैसे SiMe3 अगर आपने यहाँ लगाए तो फिर हाइड्रोजन इस पोजीशन पे लग जाएगा और क्या आ जाएगा CO। कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, ऑब्टेन्ड होगा। इसमें एडिशन कैसा हुआ है, सिस एडिशन हुआ है। कैसा एडिशन हुआ है, सिस एडिशन हुआ है। ठीक है, तो सिलेन वगैरह सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे। शायद आप मेरी कहानियों को समझ गए होंगे, मैं ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में आपको क्या करवाना चाहता हूँ, सारी चीजें मैंने बता दिया है। ठीक है, अब हम लोग अगले पार्ट के ऊपर बढ़ते हैं, ऑक्सीडेटिव एडिशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिससे भी आपके पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए उनको समझते हैं, और वो है इसका थर्मोडायनामिक एनालिसिस ऑफ, थर्मोडायनामिक, अच्छे से समझना, थर्मोडायनामिक एनालिसिस ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। समझिएगा कहानियों को लाला। ठीक है, जरा बोर्ड पे देखना। अगर मैं ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन की थर्मोडायनेमिक्स को अगर स्टडी करने जाता हूं तो थर्मोडायनेमिक्स में होगा क्या, जरा बोर्ड पे देखिएगा। यहां पे आपके पास में फिर से मैं वास का कॉम्प्लेक्स लेता हूं, इरिडियम लिया, इसके ऊपर क्या था, PPS3 था। समझना चीजों को, क्वेश्चन बनेगा बहुत ही अच्छा। PPS3 CO और क्या था, Cl था। इसके ऊपर मैंने क्या डाला, कोई एक AB लिगेंड डाला, और जब मैंने AB लिगेंड डाला तो मैं अभी स्टीरियो डिफाइन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो AB पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है। और कुछ इस टाइप से इसके ऊपर एडिशंस हुए, कुछ जो लिगेंड लगे हुए थे उन लिगेंड को लगा दे, और एक A बना और एक क्या बना, B बना। ठीक है, कुछ इस टाइप से अपने पास में प्रोडक्ट जनरेट हुआ। अगर इस प्रोडक्ट में देखा जाए तो अपने पास में क्या था, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड था। बोलो यार, यहाँ पे कितने सिग्मा बने, अगर एक सिग्मा टूटा तो यहाँ पे कितने सिग्मा बने, 2 सिग्मा बने। और अगर यहाँ पे 2 सिग्मा बने, इसका मतलब यहाँ पे कैसी हो जाएगी, जो डेल्टा चेंज आएंगे सिग्मा बॉन्ड के चेंज आएगा, वो कितने का आ जाएगा, 1 का आ जाएगा। अगर सिग्मा बॉन्ड में अगर चेंज 1 का है, इसका मतलब एक सिग्मा बॉन्ड के एक्सपेंस पे आपके पास में कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। और अगर वो 2 सिग्मा बॉन्ड्स, अगर हम लोग ऐसा बोलेंगे कि ये रिएक्शन एंट्रोपिकली फेवर्ड होगी या ये इंथैलेपिकली फेवर्ड होगी, तो जरा बोर्ड पे देखेगा। इनिशियली आपके पास में कितने रिएक्टेंट थे, 2 रिएक्टेंट थे। जब इन 2 रिएक्टेंट्स की क्या हुई, रिएक्शन हुई, तो आपके पास में क्या जनरेट हुआ, 1 प्रोडक्ट। क्या जनरेट हुआ, 1 प्रोडक्ट जनरेट हुआ है। और मैं बोलूंगा कि जी डेल जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल एच माइनस टी डेल एच होता है। और अगर डेल एच डिक्रीज करेगा तो फिर क्या कर जाएगी, ये ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज करेगी। यार बोलो, अगर ये डिक्रीज करेगा तो फिर ये डिक्रीज करेगा तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो अपनी इंट्रोपी है, वो इंट्रोपी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो अगर वो डिक्रीज करेगी तो फिर ये रिएक्शन कभी भी इंट्रोपिकली ड्रिवन नहीं हो सकती है। कैसी नहीं हो सकती है, बोलो कैसी नहीं हो सकती है, इंट्रोपिकली ड्रिवन नहीं हो सकती है। इसका मतलब इस रिएक्शन को जो चीज ड्राइव करेगी वो इंथैल्पी करेगी। अगर इस बॉन्ड के कंपैरिजन में, अगर इन दोनों बॉन्ड से ये दो बॉन्ड बने, इनकी एनर्जी अगर ज्यादा लिबरेट हो जाए तो उन कंडीशंस में क्या बोल देंगे कि ये रिएक्शन इंथैल्पिकली क्या हो जाएगी, ड्रिवन हो जाएगी। मतलब ये इंथैल्पी क्या होगी, यहाँ पे हम लोग हीट ज्यादा रिलीज होगी, तो डेल एच अगर ज्यादा नेगेटिव होगा तो इस रिएक्शन को क्या बना देगा, स्पॉन्टेनियस बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले कभी भी तो ये कैसा हो जाएगा, इंथैल्पी कली क्या बोल देंगे, स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, कैसी होगी, ड्रिवन रिएक्शन होगी भाई। ठीक है, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन कैसी होती है, इंथैल्पिकली ड्रिवन होती है, इंट्रोपी ड्रिवन नहीं होगी। शायद इस बात को आप समझ गए होंगे। तो आइए इन्हीं बातों को जानते हैं। अगर मैं इन्हीं बातों की अगर बात करता हूं तो कैसे बात करेंगे आप, जरा बोर्ड पे देखना। मेरे पास में क्या था, इरिडियम था, PPS3 था, COCl था। इसके ऊपर AB डाला तो प्रोडक्ट बना इरिडियम PPH3 COCl AB, कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बना। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मैंने AB को क्या ले लिया है, डाई हाइड्रोजन, वो एक बार, दूसरी बार मैंने क्या ले लिया है, CH3 हाइड्रोजन, और थर्ड टाइम मैंने क्या ले लिया है, CH3 और लास्ट टाइम मैंने क्या ले लिया है, CH3 आयोडाइड। समझिएगा,
अगर मैंने ए बी को ये वाले चारों कंपाउंड दिए और इनके रिएक्शंस करवाई, तो जब मैंने रिएक्शन करवाई तो उसमें मेरे पास में क्या मिलता है, मैं एग्जैक्ट डाटा आपके साथ में शेयर करूंगा। डेल एच था और मेरे पास में क्या था, डेल जी था। ठीक है, तो देखो मैं अगर इसका एग्जैक्ट डाटा आपको अगर बताता हूं तो एग्जैक्ट डाटा क्या था, एक ही मिनट रुकिएगा, एग्जैक्ट डाटा लिखता हूं मैं आपके सामने। -15 और ये -6, ये वैल्यू थी -2 +3, ये वैल्यू है -4 +6 और ये वैल्यू है आपकी -35 -25। ठीक है, तो ऐसी आपके पास में क्या आया, डाटा आया। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, इसकी मैं फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी बताऊं, फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बताऊंगा। देखना, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मेरे पास में जब रिएक्शन हुई तो उस रिएक्शन में मेरे पास में क्या हुआ, मेटल का और किसका, यहां पे ए और बी का बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ। ये लीजिए, इनको मैंने 1 मिनट के लिए ए मान लिया है और इन वाले पार्ट को मैंने 1 मिनट के लिए बी मान लिया है। जब मैं पहले केस में क्या देखता हूं, जब पहले केस में मेटल के साथ में जो बॉन्ड बनेगा वो इरिडियम का और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा। बोलो यार, दो इरिडियम हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे और एक एच बॉन्ड टूटेगा। दूसरे केस में क्या बनता है, इरिडियम का और मेथिल का कुछ इस टाइप से बॉन्ड बनेगा। और तीसरे केस में किसके बनेंगे, इरिडियम के साथ में मेथिल का बनेगा। और लास्ट केस में इरिडियम के साथ में CH3 और I का बॉन्ड बनेगा। तो जब मैं इन सारे बॉन्ड्स की जब मैं वैल्यू को कैलकुलेट करता हूं, देखो मेरे पास में एक तो बॉन्ड ये वाले, इनकी बॉन्ड एनर्जी प्लस इन दोनों के बॉन्ड एनर्जी का मैं डिफरेंस लेता हूं, तो पहले केस में मेरे पास में वैल्यू आती है -15, जो डिफरेंस आता है डेल एच का। दूसरे केस में -2 आता है और थर्ड केस में -4 आता है। कुछ इस टाइप से मेरे पास में वैल्यूज आती हैं। तो इन वैल्यूज से हमें पता क्या चलता है कि हमें यह पता चलता है कि जो इरिडियम का और जो हाइड्राइड का H का बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। वो बॉन्ड कैसा है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन ऑफ किसके, इरिडियम कार्बन के। किससे, इरिडियम कार्बन के बॉन्ड से वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। अगर वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो उन कंडीशंस में क्या होगा कि इन केसेस में क्या होगा कि जब ऐसी रिएक्शनें चलेंगी तो कभी भी अगर इरिडियम हाइड्रोजन के बॉन्ड बन रहे होंगे तो वो मोर फेवरेबल होंगे इन कंपैरिजन ऑफ इरिडियम कार्बन वालों के। क्योंकि ये बॉन्ड की रिएक्टिविटी देखो, इसमें डेल जी कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। तो ये तो स्पॉन्टेनियस ही नहीं है। जब CH3 के साथ में हाइड्रोजन आ गया तो भी स्पॉन्टेनियस नहीं है प्रोसेस। इसका मतलब इन केसेस में इन जो अपनी इंट्रोपी है वो इतनी ज्यादा डोमिनेट कर जा रही है कि इतनी ज्यादा डिक्रीज कर जा रही है कि उसको इंथैल्पी काउंटर पार्ट कर ही नहीं पा रही है, उसके ऊपर डोमिनेट कर ही नहीं पा रही है। इसलिए इनके साथ में रिएक्शनें लेस फैसाइल हो जाती हैं और हाइड्राइड के केस में रिएक्शनें मोर फैसाइल हो जाती हैं। किसकी वजह से, इंथैल्पी की वजह से। इसलिए इंथैल्पी हाई होगी तो ये रिएक्शनें फास्ट हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए आप एक कैटेगरी जरूर ये बना सकते हैं, अगर आपके पास में पोलर कंपाउंड दे रखा है और आपको नॉन पोलर कंपाउंड दे रखा है तो ऑलवेज पोलर वालों की रेट जो होती है वो ज्यादा होंगी। पोलर वालों की रेट क्या होंगी, हमेशा ज्यादा होंगी। ठीक है, ये पहली कंडीशन आपको देखनी। देखो लास्ट वाली कैसी है, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही है, तो पोलर वालों की रेट हमेशा ज्यादा होंगी किससे, नॉन पोलर से। क्यों होंगी, क्योंकि उनका ये वाला जो बॉन्ड होगा वो हमेशा ही वीक होगा। ये वाला बॉन्ड कैसा होगा, वीक होगा। तो ये बॉन्ड इजीली टूट जाएंगे और जब इजीली टूट जाएंगे तो जो नए बॉन्ड बनेंगे वो इनके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होंगे और इनके कंपैरिजन में अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो ऐसे वालों की रेट हमेशा ही फास्ट होंगी, ये ज्यादा मोर रिएक्टिव होंगे और थर्मोडायनेमिकली मोर फेवरेबल होंगे इन कंपैरिजन ऑफ किसके, नॉन पोलर वालों के। नॉन पोलर वालों में किसकी, डाई हाइड्रोजन की रेट ज्यादा होंगी क्योंकि मेटल हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे। तो ये इस डाटा की सिग्निफिकेंस थी, इस बात को आप याद रखना, ये इंथैल्पिकली मोर ड्रिवन है। ठीक है, समझिएगा। अब अगर मान लो कि आपको इन रिएक्शनों को कैसा बनाना है, स्पॉन्टेनियस बना देना है, बिल्कुल स्पॉन्टेनियस बना देना है, तो उन कंडीशंस में हम लोग किसका यूज करते हैं, उन केसेस में हम लोग CP इरिडियम Cl का यूज कर लेते हैं, सॉरी PPS3 का यूज कर लेते हैं, ये वाला, या PME3 कर लो इसे। अगर मैं इसका यूज करता हूं तो इन कंडीशंस में मेटल के पास में इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है
मेटल के पास में इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है कि जिसकी वजह से यहाँ पे जो एक्सटेंट ऑफ बैक डोनेशन जो होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, और जब एक्सटेंट ऑफ बैक डोनेशन हाई होंगे तो वहां पे जो बॉन्ड जो क्लीव होनी थी, जो रिएक्शन चलनी थी, वो फास्ट हो जाएंगी, और ऐसी रिएक्शनें ज्यादा क्या होंगी आपके पास में इंथैल्पिकली ड्रीवन होंगी, या उन वो रिएक्शनें कैसी होंगी, फास्ट होंगी, थर्मोडायनेमिकली मोर रिएक्टिव होंगी। तो याद रखना हमेशा दो टाइप से रिएक्शनें चलानी है, पहली रिएक्टेंट, या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि आपका मेटल के बेसिस पे, और दूसरा ए बी के बेसिस पे। अगर आपके पास में कैसी बन जाए, मेटल कैसा बन जाए, मेटल वाला पार्ट अगर इलेक्ट्रॉन रिच हो, ठीक है, और दूसरा कैसा हो, मेटल वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, ठीक है, कैसा हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, दो कहानियां बनेंगी। इसके केस में कैसी बनेगी, नॉन पोलर हो और कैसा रहा हो, पोलर रहा हो, कैसा रहा हो, पोलर रहा हो। ये वाले जो इंटरेक्शंस होंगे, कहानियां सुनना, ये वाले जो इंटरेक्शन होंगे पोलर के साथ में इलेक्ट्रॉन रिच गजब के ही होंगे, हाई होंगे, इन केसेस में रिएक्शन कमाल की होंगी, फास्ट हो जाएंगी, और ये सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन होंगी, फास्टेस्ट रिएक्शन होंगी, ठीक है। और इसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ में जब नॉन पोलर मिलेगा, ये बहुत बेकार रिएक्शनें होंगी, ये थर्मोडायनेमिकली नॉन फेवरेबल की तरह होंगी, और ये कैसी होंगी, लीस्ट थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल होंगी, लीस्ट थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल होंगी, फेवरेबल होंगी। क्या बात समझ में आई, ये मोस्ट फेवरेबल होंगी, ठीक है। बीच वाली कहानियों को आप कर लेना, वो डाटा के बेसिस पे होंगे। क्या इतनी कहानी समझ में आई, अगर कभी पूछ ले पेपर में, वैसे तो पूछा नहीं उसने आज तक, अगर पूछ लेगी कौन सी वाली रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली मोर फेवरेबल होंगी, तो उन कंडीशन में पहचानना मेटल सेंटर इलेक्ट्रॉन रिच तो नहीं है, मेटल सेंटर देखना, उसके बाद में रिएजेंट देखना पोलर, वो वाली सबसे फास्ट होंगी, मोस्ट क्या होगी, थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल होंगी। दूसरी, अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ में नॉन पोलर दे रखा हो, मर के भी नहीं होगी, उन कंडीशन में रिएक्शन बहुत स्लो होंगी, वो कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होंगी, जैसे CH3 के साथ में CH3 बिल्कुल ही नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होंगी, ठीक है। बोलो यार, सब लोग बताएं भाई, एक कमेंट करें, अरे कुछ तो बोल लो। ले दे के दो ही लोग कमेंट कर देते हैं। ओके विनीत कुमार जी, ओके संजीव जी, और बोले भाई, जो बैठ के सुन के चला जाएगा पाप लगेगा उसको, जल्दी बोल ले। ओके पिंकी जी, अब एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, वरना फिर आप थोड़ा सा आप सोचें, फिर थोड़ा सा दिमाग लगवाता हूँ, ठीक है। बता दीजिए क्वेश्चन मेरे को। एक क्वेश्चन बता दीजिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए तब तक, फिर आगे की कहानियों पे आएंगे। बताइए क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, और कौन सा, कितने प्रोडक्ट मिलेंगे और कौन सा मेजर होगा, समझा दीजिए थोड़ा सा कहानियों को।
सोचिए जरा थोड़ा सा। सोचा किसी ने कुछ? चलूं आगे, मैं ही बता देता हूँ। क्या ही बताओगे? देखो भाई, मैं एक ही टाइप के 50 क्वेश्चन करवा नहीं रहा हूँ, ठीक है। मैं एक ही टाइप के 50 क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, मैं सारी पॉसिबिलिटीज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा, यहाँ पे आपके पास में अनायनिक लिगेंड है, ये SN2 रिएक्शन करने जाएगा, और अगर SN2 रिएक्शन करने जाएगा तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ इस टाइप से, FeCO4 नेगेटिव। कोलमैन रिएजेंट है, ये पीछे से क्या कर देगा, SN2 रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। क्या बात समझ में आई? ठीक है। दूसरा, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होंगी, इसके बाद बाहर कौन पड़ा होगा, देखो ये किसके साथ में आएगा, Na पॉजिटिव, Na2 पॉजिटिव के साथ में, तो यहां से बाहर कौन निकल जाएगा, NaX टाइप का कंपाउंड निकल जाएगा, तो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट जनरेट होगा। ऐसे ही जब आप इसके केस में देखते हैं तो इसके केस में भी यहाँ पे अटैक होंगे, और जब अटैक होंगे तो दूसरा प्रोडक्ट आपके पास में क्या बन जाएगा, FeCO4 नेगेटिव टाइप का, ठीक है। तो ये आपके दोनों क्या होंगे, मेजर। इसके केस में ये वाला मेजर होगा, इसके केस में क्या होगा, ये वाला मेजर होगा। दोनों मेजर तो यही बनेंगे, लेकिन इसके केस में स्लाइटली जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट भी ऑब्टेन्ड होता है। 4 कार्बन थे, 4 कार्बन है तो यहाँ पे CH2 था, इसके ऊपर FeCO4 नेगेटिव। ये वाला जो होता है वो 30% अमाउंट में बनता है, और ये वाला अपने पास में 70% होता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्या हुआ कि इसमें 70 और कौन सा बना आपके पास में 30 बना? समझिएगा इस कहानी को एक बार, ठीक है। बता देता हूं मैं वैसे, वरना मेजर ये बनेगा, आपको केवल डायरेक्ट SN2 रिएक्शन करवा देनी है, ठीक है। मेजर ही पूछता है, पॉसिबल तो कभी नहीं पूछता वो नेट में, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे हुआ क्या है कि ये वाला जो आयोडीन है, आयोडीन के बॉन्ड्स जनरली वीक होते हैं, तो वो किससे जाने लग जाएगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाने लग जाएगा। किससे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाने लग जाएगा। ये जो दोनों प्रोडक्ट बने ये SN2 से बने, किसे बने, SN2 से। लेकिन यहां पे किससे जाएगा, वो फ्री रेडिकल से जा सकता है, टूट सकता है। जब होमोलिटिकली टूटेगा तो देखो ये आपके पास में क्या है, साइक्लोप्रोपेन के ऊपर मेथिल CH2 रेडिकल है, तो यहां से क्या करने लग जाता है, ये डांसिंग रेजोनेंस करने लग जाएगा। मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा, और जब टूटेगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यहां से रेडिकल, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये लीजिए, एक रेडिकल आपके पास में ये जनरेट हुआ है, और जब इसने इसके ऊपर, जब इसने इसके साथ में रिएक्शन की होगी तो दूसरा आपके पास में ये बॉन्ड टूटा होगा तो आई रेडिकल और पड़ा होगा, ठीक है। तो उस आई रेडिकल ने इसके साथ में कॉम्बिनेशन कर लिया होगा, तो यहां से क्या बन चुका होगा, FeCO4 नेगेटिव और आई, और यहां पे क्या जाएगा, रेडिकल। ये इसके साथ में क्या होने लग जाएगा, कंबाइन, और जैसे ही कंबाइन होगा तो कौन सा प्रोडक्ट दे देगा, ये वाला। ब्रोमीन के केस में ऐसी रिएक्शनें कम देखी जाएंगी, क्योंकि ब्रोमीन वाला बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा और वो फ्री रेडिकल रिएक्शनें नहीं दिखाएगा, इसलिए इसके केस में ऐसी रिएक्शनें ऑब्जर्व नहीं होती हैं। लेकिन आयोडीन के केस में थोड़ा सा फ्री रेडिकल रिएक्शनें हो सकती हैं, लेकिन मेजर दोनों में यही वाला होगा, SN2 मैकेनिज्म वाला, ठीक है। कर लोगे, ऐसा क्वेश्चन आपके पास में आ सकता है, देख लीजिए इसको एक बार। ये बीच में मैंने एक बार थोड़ा सा स्टॉप दिया था, इसके लिए मैंने बीच में क्वेश्चन करवा दिया, और इस क्वेश्चन का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हम लोग पीछे थर्मोडायनेमिक पढ़ चुके हैं। क्या कहानी समझ में आई? चलें आगे, चलें आगे। आइए आगे मैं आपको और भी दिलचस्प कहानियां सुनाता हूँ, इसकी मजा ही आ जाएगा आपको, बिल्कुल ही। देखिएगा एक बार, अगली जो कहानियां हैं अपने पास में, वो इस रिएक्शन की कुछ अपने पास में अजीबोगरीब कहानियां हैं, जो बहुत ही अलग रिएक्शन होती है अपने आप में, और उस रिएक्शन का नाम होता है ऑक्सीडेटिव कपलिंग रिएक्शन। क्या होता है उसका नाम? ऑक्सीडेटिव कपलिंग रिएक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं।
वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, मतलब आधे घंटे से ऊपर ही चलेगी वो, तो मैं उससे पहले आपको वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ एक दो बातें और बताता हूँ, ठीक है। वो वाली बातें समझ लेते हैं, इसके बाद में हम लोग वो वाली बातें डिस्कस करेंगे। अब की बार जो नेट में क्वेश्चन आया था, वो नेट में क्वेश्चन कैसा आया था ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन का, वो समझा देता हूं। वो थोड़ी सी लंबी है, उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बोर्ड पे देखना, अगर आपके पास में क्या दे रखा है, एल्डिहाइड दे रखा है, ये वाला समझ लेते हैं, उसके बाद में उसको देख लेंगे। एल्डिहाइड दे रखा है, कीटोन दे रखा है, या फिर आपको क्या दे रखा है, एस्टर दे रखा है। कहानियों को समझना अच्छे से, इनके ऊपर भी ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस होंगी, और ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन कैसे होंगी उनकी बात करते हैं। जरा बोर्ड पे देखिएगा, अगर आपके पास में क्या दे रखा है, अगर आपके पास में मैम दे रखा है, एल एन दे रखा है, कोई भी मेटल कॉम्प्लेक्स दे रखा है, और इसके ऊपर आपने क्या डाला होगा, एल्डिहाइड या कीटोन डाला होगा। जैसे मान लीजिए यहां आर आर है, आर क्या हो सकता है, एच ग्रुप भी हो सकता है। तो उन केसेस में यहां पे ये वाला जो आपका बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड कैसा होगा, जो पाई बॉन्ड रहा होगा वो वीकेस्ट बॉन्ड होगा एल्डिहाइड कीटोन के केसेस में। तो यहां से क्या करने लग जाता है, वो इस पाई बॉन्ड के साथ में ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन दिखाने लग जाता है। जैसे ही यहां से देखो, मेटल के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होंगी, अगर मेटल के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होंगी तो ये पोलर मैकेनिज्म से जाता है कुछ इस टाइप से। इसके ऊपर डेल नेगेटिव होगा, डेल पॉजिटिव होगा, इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, डेल नेगेटिव आएगा। समझना चीजों को अच्छे से। अगर यहाँ पे मेटल के पास में क्या थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट थी, तो वो इसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के ऊपर क्या कर देता है, अटैक कर देगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे अटैक करेगा, एल एन एम, मेटल के ऊपर पॉजिटिव आएगा, मेटल इलेक्ट्रॉन दे रही है, इसने किस पोर्शन पे, इस कार्बन पे अटैक किया है, आर था, और क्या जनरेट हो जाएगा, ओ नेगेटिव। फिर से अब की बार जो ओ नेगेटिव आपके पास में, वो इंट्रामोलिकुलर पड़ा हुआ, कैसा पड़ा हुआ है, इंट्रामोलिकुलर। तो वो इसके साथ में फिर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, और जो रिजल्टेंट रिएक्शन दिखाई देती है वो एम एल एन, और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में कुछ इस टाइप की बॉन्डिंग आती है। और ये आपका क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है, किसके केस में, एल्डिहाइड और कीटोन के केसेस में। लेकिन सारी कहानियां बर्बाद हो जाती हैं जैसे ही एस्टर अमाइड टाइप के कंपाउंड्स आते हैं, उनमें सारी कहानियां बदल जाती हैं। क्यों बदल जाती हैं, जरा सुनिएगा, ठीक है, समझिएगा चीजों को। अगर मेरे पास में एम एल एन था, तो इसके पास में क्या था, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे आर था, और मैंने यहाँ पे ओ ई टी ले लिया है। तो देखो यहाँ पे होगा क्या कि जैसे ही देखो यहाँ पे ऑक्सीजन था, इसके ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर था, ये इसके साथ में क्या करता है, रेजोनेंस करेगा। और जब रेजोनेंस करेगा इसके साथ में, तो आर सी ओ नेगेटिव, और यहाँ पे क्या, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ओ ई टी पॉजिटिव। ऐसी रेजोनेंस होने की वजह से इनके केसेस में यहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं होती है। क्या नहीं हो पाती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं होती है। यहां का जो डेल पॉजिटिव चार्ज होता है वो कम होता है, और डेल पॉजिटिव चार्ज कम होने की वजह से वो फिर इसके साथ में डायरेक्ट ऐसी SN2 रिएक्शन नहीं दिखाता है। तो उन केसेस में कैसी रिएक्शन चलती है, जरा बोर्ड पे देखना। एम एल एन था, इन केस में रिएक्शन कंसर्टेड मैनर से होती है, लेकिन यहां पे किसके साथ में होती है, डबल बॉन्ड ओ के साथ में नहीं होती है। आर था, और यहां पे OET था, ये मेटल इसके अंदर क्या करती है, इंसर्ट कर जाती है। फिर यहां से जो बॉन्ड इस वाले बॉन्ड के अंदर क्या करती है, इंसर्ट करती है। जैसे इंसर्ट करेगी तो आपके पास में प्रोडक्ट कैसा बनता है, एम एल एन था, सी डबल बॉन्ड ओ आर आएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, OET। अमाइड रही हो आपके पास में, या आपके पास में अनहाइड्रेट रही हो, या आपके पास में कैसा रहा हो, एस्टर रहा हो, उनके केसेस में हमेशा ये जो सिंगल बॉन्ड होगा, इस सिंगल बॉन्ड के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होती है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होती है, कम होती है। लेकिन इन केसेस में कहां पे होगा, जब यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड होंगे एल्डिहाइड कीटोन में, तो हमेशा पाई बॉन्ड के साथ में क्या करेगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन करेगा। क्या कहानी समझ में आई। अब की बार का क्वेश्चन बस यही था अपने पास में, यही अपने पास में क्वेश्चन आया था अब की बार नेट में, आप उठा के देख सकते हैं। क्या कहानी समझ में आई।
ओके प्रीति, ओके संजीव। सुनीत रंजन जी बहुत देर में यस बोल ले, पिछला वाला समझ में नहीं आया था क्या? पिंकी से सोचना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते आप। देखो मैं सारी चीजें आपको इसीलिए क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, बिल्कुल एक एक चीजें कि एस्टर आ जाए तो उसके केस में क्या करना है, एल्डिहाइड आ जाए तो उसके केस में क्या करना है, रेट के क्वेश्चन आ जाए तो कैसा करना है। अगर आपके पास में पिछला क्वेश्चन मैंने करवाया था, अगर आपके पास में सेकेंडरी हो तो जनरली वहां पे SN2 रिएक्शन होती है, लेकिन अगर वहां पे फ्री रेडिकल की भी पूरी पॉसिबिलिटीज होंगी तो फिर लाइट तो नहीं दे रखी है, फैन टाइप का लिगेंड तो नहीं दे रखा है, तो सारी चीजें करवाई, उनको सब आप नोट करते चलें। अगर फैन टाइप का एरोमेटिक होगा तो लाइट की प्रेजेंस में रेडिकल रिएक्शनें हो जाएंगी, तो सारी चीजें नोट करते हुए चलें, ठीक है। अब एक बार इनको पढ़ें, उसके बाद एक बार क्वेश्चन लगाएं, उसके बाद में आपको सारा मामला क्लियर हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से। कोई आप बुक पढ़ें, देखो मैंने आपको पढ़ा दिया है, उसके बाद में कोई बुक रेफर करना, उस बुक के क्वेश्चन लगा के देखना, उसमें आपके पास में लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, एक बार उन क्वेश्चनों को ट्राई करना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी उसके बाद, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें एक साथ चलती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें। अभी तो इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं, तो कुछ देर में ऐसा लगेगा कि ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन करवाऊं या माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन करवाऊं या रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन करवाऊं, बहुत सारी कहानियां एक साथ चलती हैं, तब आपको मल्टी डायमेंशनल सोचना पड़ता है चीजों को कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और वो सारा यूज होता है कपलिंग रिएक्शंस के केस में, ठीक है। आइए करेंगे हम लोग चीजों को, टेंशन ना लें, पहले इन चीजों को समझे, उसके बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको सिखाता जाऊंगा सारी चीजें, ठीक है, समझिएगा चीजों को। अगला जो इसमें अपने पास में कॉन्सेप्ट है वो डाई न्यूक्लियर मेटल आयंस का है, ठीक है, डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस का। उनमें भी क्या होती है, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस होंगी। अगर मैं डाई न्यूक्लियर की बात करता हूं तो जैसे मेरे पास में क्या है, Mn दे रखा है, इसके साथ में Mn दे रखा है, इसके ऊपर कुछ लिगेंड लगे हुए और इसके ऊपर कुछ लिगेंड लगे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जब डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस होंगे तो जनरली उनके अंदर क्या होंगे, मेटल मेटल बॉन्ड रहे होंगे। जब इन मेटल मेटल बॉन्ड को हम लोग ट्रीट करवाएंगे, जैसे Br2 जैसे लिगेंड के साथ में, किसके साथ ट्रीट करवा दिया, Br2 जैसे लिगेंड के साथ ट्रीट करवा दिया, यही ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन Mn2CO10 का किस में आया था, 2018 गेट में आया था, ठीक है। तो जरा बोर्ड पे देखना, यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, मेटल का जो ये वाला पार्ट होगा वो वीकेस्ट पार्ट होगा, बोलो यार मेटल मेटल बॉन्ड वीकेस्ट पार्ट होगा, तो इसके जो BMO होगा उसके साथ में क्या, ABMO होगा, उसके साथ में Br2 क्या करता है, इंटरैक्ट करता है, और जब Br2 इंटरैक्ट करेगा तो देखो यहाँ पे हम लोग ऐसा दिखाते हैं, ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है, एक ब्रोमीन इसके ऊपर आ जाता है और दूसरा ब्रोमीन इसके पास चला जाता है, और जो ओवरऑल आपके पास में मैग्नीज दिखाई देती है वो MnBr, इसके ऊपर Ln लिगेंड थे प्लस MLN था, MLN था, और इसके ऊपर में क्या आ जाएगा, Br। तो देखो जब मैं इनिशियली इस कॉम्प्लेक्स को देखता हूं तो इसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी। इसमें मेटल के यहाँ पे इसके केस में हम लोग ऐसा बोलेंगे कि लिगेंड के काउंट में कोई डिफरेंस नहीं आता है, क्योंकि ये वाला जो मेटल था वो पहले लिगेंड का ही काम कर रहा था, और अब भी वो लिगेंड कैसा है, वहां पे उसको उसकी जगह पे क्या आ गया, Br आ गया, तो इसके लिगेंड के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती हुई दिखाई दे रही है आपको, चेंज होती हुई दिखाई दे रही है, साथ में क्या होंगे, डी इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस बोल देंगे। अगर आपके पास में कोई भी डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स रहा होगा तो उनके केसेस में जनरली मेटल मेटल बॉन्ड्स की ब्रेकिंग होती है, और मेटल मेटल बॉन्ड टूट के उसकी पोजीशन पे A और B जो भी लिगेंड आपको दे रखा है वो आपके चिपक जाएंगे, ठीक है। आइए समझते हैं, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, उन बातों से मैं आपको कुछ और चीजें समझा रहा हूं, ठीक है। देखिएगा मैं एक कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूं, आपको कहानियां बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो जाएंगी। जैसे रोडियम था, इसके ऊपर Cp लिगेंड लगा हुआ है, Cp है, दूसरा लिगेंड जो है अपने पास में वो इसके ऊपर कुछ यहाँ पे MO है,
इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, सीओ लगा हुआ है, सीओ लगा हुआ है, इसके ऊपर एक सीओ और लगा हुआ है, इसके ऊपर PME3 सॉरी PME2 PME2 और यहां पे PME2 की ब्रीजिंग है। देखो भाई कॉम्प्लेक्स याद नहीं होते हैं, देख के लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको कोई कॉम्प्लेक्स दे रखा है, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर आपने क्या डाला, कोई कंपाउंड डाला है, कैसा डाल दिया है, मेथिल आयोडाइड, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। लीजिए मेथिल आयोडाइड आपने डाल दिया है, तो आपको बताना है कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको ये वाली बात बतानी है, बता डालिए जल्दी से। क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या सोचते हो आप, क्या कहां से क्या लगना चाहिए, कैसे बताओगे। इसको देख के आप क्या कहानियों को गैस करोगे। देखो ये CH3 था, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये आयोडीन नहीं, कैसा होगा, डेल नेगेटिव होगा। एक बात तो समझ में आ गई कि ये रिएजेंट मेरे पास में कैसा है, पोलर है। तो इसके केस में कौन सी मैकेनिज्म चलेगी, SN2 मैकेनिज्म। कौन सी चलेगी, SN2 मैकेनिज्म चलेगी। अगर SN2 चल रही है तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि मेरे को फिर मेटल इलेक्ट्रॉन रिच ढूंढना पड़ेगा। देखिए इस केस में जो मोलिब्डेनियम है, इसके ऊपर कैसे लिगेंड लगे हुए हैं, पाई एक्सेप्टर, कैसे लगे हुए हैं, पाई एक्सेप्टर लगे हुए हैं। और इस केस में ये वाला जो है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, पाई डोनर। ये पाई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, लेकिन ये वीकली पाई एक्सेप्टर होता है, जनरली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है। इसलिए ये जो मेटल का सरफेस होगा, ये सरफेस कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, और ये वाला सरफेस कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो जब इसके ऊपर आप मेथिल आयोडाइड डालोगे तो इससे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चलेंगी और इसके ऊपर क्या कर देंगी, अटैक कर देंगी। तो जैसे यहां से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली, ये लीजिए यहां से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली, इस मेथिल के ऊपर अटैक किया और ये बॉन्ड खुल गया। तो आपके पास में कॉम्प्लेक्स बनेगा रोडियम, इसके ऊपर PME2, यहां पे किस कौन था, MO था, CO था, CO था, CO लगा हुआ था, सिंगल बॉन्ड था। दूसरा PME2 था, इसके ऊपर भी लगा हुआ है MO, इसके ऊपर CP लगा हुआ है, और मेथिल इसके साथ में आके अटैच हो जाएगा। इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी है। और बाहर कौन लेकर गया होगा, I नेगेटिव। जो I नेगेटिव आएगा, अब देखो ये I नेगेटिव किसके ऊपर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे। तो ये वाला जो बॉन्ड होगा आपका, ये वाला जो बॉन्ड रहा होगा वो वीकेस्ट बॉन्ड है, तो यहां पे I नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड इसकी तरफ खुल जाएगा। जैसे खुलेगा तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आपके पास में क्या बनेगा, देखिए MO और जो आपका तो था रोडियम था, उसके बीच में क्या हो जाएगी, ब्रीजिंग वाले लिगेंड तो एज इट इज रहेंगे PME2, लेकिन इसका क्या टूट जाएगा, मेटल मेटल बॉन्ड। तो इसके ऊपर CP और इसके ऊपर क्या आएगा, मेथिल, और यहां पे क्या था, CO था, CO था, CO था, और यहां पे क्या आ जाएगा, आयोडीन। इसका मतलब आपको एक बात पक्की ध्यान रखनी है, अगर कभी भी ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स आ जाए जिसमें मेटल आयंस का इन्वायरमेंट सेम ना हो, तो उन कंडीशंस में आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा सेंटर इलेक्ट्रॉन रिच है। जो सेंटर इलेक्ट्रॉन रिच होगा फिर उसी के ऊपर कौन आके लगेगा, उसी के ऊपर कौन आके लगेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जो आपका AB का पार्ट है। और जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो किसके साथ में, सॉरी, इलेक्ट्रॉन रिच के साथ में मेथिल आके लगेगा, और जो मेटल का पार्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उसके साथ में इलेक्ट्रॉन रिच आके चिपक जाएंगे, और रिजल्टेंट कहानियां कुछ इस टाइप की बन जाएंगी। बोल दीजिए क्या ये आपको बात समझ में आई, क्या ये कहानी आपको समझ में आई। बहुत ही कमाल की बात बता दी है मैंने। बोलो यार। ओके प्रीति, ओके संजीव, ओके पिंकी, और भी बता सकते हैं भाई।
आ गया सुनीत, ओके ठीक है। तो आप कहानियों को जानने लग गए हैं भाई, बहुत बढ़िया। ओके देन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अगला पार्ट जो अपना ऑक्सीडेटिव कपलिंग रिएक्शन का है। और ऑक्सीडेटिव कपलिंग रिएक्शन खत्म होते ही हम लोग फिर किसके ऊपर आ जाएंगे, हम लोग रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो इतना पार्ट एक बार आप रिवाइज करके रखना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग ऑक्सीडेटिव कपलिंग रिएक्शंस के साथ में, जो आगे की कहानी है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। किसी को कोई डाउट है तो डाउट पूछ सकता है। आपको किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट है आप जल्दी से पूछ सकते हैं। जो भी कहानी आपको समझ में ना आई हो, एनी कुछ पूछना चाहते हो जल्दी कमेंट कर दें एक। ये तो कितना ही पढ़ा लो यार, ओएमसी तो कितना ही पढ़ ले चल, उससे कुछ लेना देना थोड़ी ना है। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन एक क्लास में भी हो जाती, 3 क्लास में भी उतनी होगी, ठीक है। तो कहानियां जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा पढ़ सकते हैं। वैसे मोस्टली 2 3 3 क्लासेस, रिडक्टिव पे एक क्लास, माइग्रेशन पे एक क्लास, एलिमिनेशंस पे एक क्लास 3, उसके बाद में कैटालिसिस के ऊपर 2 क्लासेस या 3 क्लासेस और 6, और फेरोसिन के ऊपर 2 क्लास 8, और एक स्पेक्ट्रा 9, मतलब 8 क्लासेस और, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।